आईएनडी 24 की खास पेशकश द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी रही दमोह के सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए। इस बैठक के माध्यम से जहां सरकार ने रानी दुर्गावती की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस अंचल के विकास का संकल्प लिया, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सौगातें भी दी। लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, वो इसे फिजूल खर्ची के अलावा कुछ नहीं मान रही। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। नवाचारों की दिशा में आगे बढ़ रही डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सत्ता के विकेंद्रीकरण, संस्कृति और विरासत के सम्मान के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट की बैठक वीरांगना रानी दुर्गावती की प्राचीन राजधानी सिंग्रामपुर में की। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित इस ओपन एयर मीटिंग में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इस बैठक के स्थल रानी दुर्गावती के किले जैसा तैयार किया गया। कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें जैन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी, देवी अहिल्याबाई के नाम पर बनेगा दशहरा, जबलपुर की मदन महल पहाड़ी पर बनेगा संग्रहालय, शासकीय और स्वशासी महाविद्यालय एक कहलाएंगे, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में अनुदान का ऐलान, श्री अन्न की खेती पर मिलेगा प्रति हेक्टेयर 3,900 रुपए का अनुदान देने का फैसला शामिल है। कार्यक्रम स्थल से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 योजनाओं, लाडली बहना योजना के 1574 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 332 करोड़, पीएम उज्ज्वला योजना और गैर पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 28 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर किए। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृ शक्ति को सम्मान देते हुए स्वतंत्रता संग्राम, सुशासन, साहस जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र के लिए योगदान देने वाली वीरांगनाओं, शासिकाओं की स्मृति में सरकार ने ये पहल की है। आज एक नया रिकॉर्ड बना है। मुझे नहीं मालूम कि आजादी के पहले भी कभी कोई कैबिनेट हुई होगी। पहली बार दमोह में रानी दुर्गावती के शासनकाल को स्मरण करते हुए हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था कि हमारे प्रदेश के इतिहास को जीवंत करेंगे, हमारे महापुरुषों को याद करेंगे, हमारे सामान्य जनजीवन को सामान्य रखेंगे, लेकिन असामान्य इतिहास को जनता के बीच लाएंगे। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी हमारी सरकार ने एक सप्ताह मनाने का निर्णय किया है। आज से लगा करके पूरे नवरात्रि तक बहन के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में सिखाया जाएगा। ये कई प्रकार की दूसरे सेमिनार, कार्यक्रम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करते हुए नारी उत्थान और सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार लगातार काम करेगी। सरकार का दावा है कि इस आयोजन से सिंग्रामपुर प्रदेश के पर्यटन नक्शे में आएगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, वो इसे फिजूल खर्ची के अलावा कुछ नहीं मान रही। कैबिनेट इसी तरह से अलग अलग जिलों में होना भी चाहिए, लेकिन बुंदेलखंड ने जितना दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसकी तुलना में बुंदेलखंड को कुछ मिला नहीं है। तो ये सौगात काहे से देंगे? पैसे होगा तब ना ये विस्तार होगा, तब ना टूरिज्म बढ़ेगा और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें सुविधाएं बनेंगी, जो लोग आएंगे उनको सुविधाएं मिलेंगी, तब ना टूरिस्ट डिपार्टमेंट, टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं वो। तो पैसे ही नहीं है राज्य सरकार के पास, तो क्या विकास होगा? रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर उनकी राजधानी सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक के और भी मायने हैं। भाजपा ने इस बैठक से प्रदेश के सबसे बड़े वोट वर्ग आदिवासी समाज को भी साधने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती को जनजातीय समाज देवीय सम्मान देता है। सरकार ने इस आयोजन से वीरांगना के प्रति आस्था प्रदर्शित करने के साथ गोंडवाना संस्कृति को भी सम्मान देने की कोशिश की है। देखना यह है कि इसका कितना राजनीतिक लाभ उसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनडी 24। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नारी शक्ति अभियान शुरू करने जा रही है। दावा यह है कि महिलाओं को राजनीति, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आधी हिस्सेदारी दिलाई जाएगी। लेकिन भाजपा इस पर सवाल खड़े कर रही है। क्या है कांग्रेस का शक्ति अभियान और भाजपा इस पर क्यों खड़ी कर रही है सवाल? आइए इसी पर देखते हैं रिपोर्ट। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि शुरू हो चुका है। दुनिया भर में सनातनी समाज शक्ति की आराधना में लीन है और इसके साथ ही सियासत की भी शक्ति आराधना शुरू हो गई है।
नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए शक्ति अभियान लॉन्च किया है। कांग्रेस का दावा है कि अपने इस अभियान से शिक्षा, रोजगार केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस इंदिरा फेलोशिप की घोषणा की गई है। इंदिरा फेलोशिप के जरिए भी महिला नेतृत्व तैयार किया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक, विधानसभा, पंचायत, जनपद स्तर पर अभियान चलेगा। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में आपको महिला सशक्तिकरण के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर कई नई युवा चेहरा दिखेंगे। निश्चित तौर से आपको भविष्य में नए युवा महिला के रूप में नेतृत्व मिलेगा, जो प्रदेश और समाज और अपने विधानसभा, अपने क्षेत्र के लिए विकास करेंगी। यही कांग्रेस का उद्देश्य है, ताकि मध्य प्रदेश एक महिला सशक्तिकरण के रूप में मजबूत राज्य बने। देने का कार्य हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है और एक नई योजना के तहत जिससे शक्ति को हम मजबूत करें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम सभी लोग मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि नारी के साथ क्या हो रहा है और महिलाओं के साथ क्या चल रहा है। तो ये जो अभियान है, ये शक्ति को सशक्तिकरण करने का, और इस शक्ति अभियान में हमने एक इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम पिछले साल लॉन्च किया और इसका जो उद्देश्य था वो 2 उद्देश्य थे, एक हक और दूसरा हिस्सेदारी। इसके साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बेटियों, महिलाओं के साथ हो रही रेप की घटनाओं के विरोध में गांधी जयंती से बेटी बचाओ अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के पहले ही दिन स्पीक अप कैंपेन चलाया गया। इस कैंपेन में कांग्रेस नेताओं ने वीडियो शेयर कर बेटियों, महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर, सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लेकिन कांग्रेस का ये अभियान पहले ही दिन विवाद में घिर गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे बेटियों, महिलाओं का अपमान बताते हुए भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है और मितेंद्र पर एक साथ कई जगह FIR भी दर्ज हो गई है। इसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी। भाजपा कांग्रेस के शक्ति अभियान और इंदिरा फेलोशिप पर सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को तो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर बोलने का हक ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस को कांग्रेसियों से बेटियां बचाओ अभियान छेड़ना चाहिए, जिनका इतिहास ही महिला उत्पीड़न से भरा हो, जिनकी चरित्रावली में सिर्फ और सिर्फ महिला विरोध और महिलाओं के प्रति घृणित मानसिकता हो। वो आज दिखावे की जो राजनीति कर रहे हैं, ये ना जनता के बीच चलेगी और ना ही किसी और दल में। कांग्रेस जिस तरीके से मध्य प्रदेश को बदनाम करने की, मध्य प्रदेश के शांति के टापू जैसे वातावरण को खराब करने की और मध्य प्रदेश के आम जन में खौफ पैदा करने का जो साजिश रच रही है, उससे पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। मध्य प्रदेश आज देश भर में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ बन चुका है। भाजपा की इस ताकत के पीछे नारी शक्ति का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। लाडली बहना जैसी योजनाओं के जरिए भाजपा ने महिला वोटर्स पर मजबूत पकड़ बना रखी है। सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी कांग्रेस भी शक्ति की साधना में जुट चुकी है। अब देखना यह है कि उसे इसका कितना फल मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर देश भर में याद किया गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया, लेकिन उनकी वैचारिक विरासत को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार भी दिखी। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर देश भर में याद किया गया। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, लेकिन उनकी वैचारिक विरासत को लेकर तकरार भी देखने को मिली। बात करें सत्ता पक्ष की तो केंद्र की मोदी सरकार ने गांधी जयंती पर ग्राम स्वराज पर सबकी योजना, सबका विकास शुरू की। इसके साथ ही 15 दिन चले स्वच्छता अभियान का समापन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे बापू के आदर्शों पर चलने की अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता के आदर्शों के पालन से देश विश्व गुरु बनेगा और दुनिया भर में शांति आएगी। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के पहले जो योगदान देश की आज़ादी के लिए दिया, जीवन भर पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी जीवन में सब प्रकार के क्षेत्रों का प्रगति और विकास का संकल्प लेके माननीय मोदी जी जो चल रहे हैं और खासकर इस दक्षिण एशियाई देशों में शांति के माहौल में शांति का पैगाम लेकर वो जो जा रहे हैं, ये भारत का गौरव बढ़ाने वाला है और महात्मा गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। वहीं कांग्रेस ने इसको लेकर तंज कसा है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आज गोडसेवादी भी गांधीवादी का चोला ओढ़ रहे हैं। पटवारी ने कहा कि कट्टरपंथी और हिंसा की भाषा बोलने वाले लोग कभी बापू के अनुयायी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जब तक गोडसेवादी लोगों का बहिष्कार नहीं होता, भारत
विश्व गुरु नहीं बन सकते। मैं मानता हूं जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंसा की भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो हिंसक बातें करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कोई एक विचार पूरी दुनिया में आया था तो वो था महात्मा गांधी का और अहिंसा का। वो हमें आत्मसात करना चाहिए। महात्मा गांधी को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, एक एक जन नहीं करेगा, एक एक व्यक्ति नहीं करेगा, जो गोडसेवादी लोग हैं उनको बहिष्कार नहीं करेगा, उनको देश से दरकिनार नहीं करेंगे, तब तक देश विश्व गुरु बनने में एक अड़चन सी आएगी। गांधीवाद पर देश में सियासत नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से देश में सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता को लेकर बहस शुरू हुई है, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीजेपी और संघ पर असहिष्णुता के आरोप लगाने, संघ, भाजपा और मोदी सरकार पर गोडसेवाद पर चलने के आरोप लगाए गए हैं। बापू भी सियासत में बढ़ गए हैं। सबके अपने अपने बापू हैं और उनके आदर्शों की अपने अपने हिसाब से व्याख्या है। पता नहीं किसका गांधीवाद सही है और किसका नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक ही उद्देश्य है, राज्य विकास, जिसमें वे सभी की सहभागिता चाहते हैं। प्रदेश विकास के लिए अब विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है और जिसके लिए उन्होंने प्रत्येक विधायक से विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। लेकिन कांग्रेस इसे भी भेदभाव के चश्मे से देख रही है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास के मामले में मध्य प्रदेश को अव्वल बनाने की कोशिश में लगे हैं। उनकी देखरेख में प्रदेश के विकास का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। एक एक विधायक से अगले 5 साल की विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। मतलब विधायक खुद तय करेंगे कि अगले 4 साल में उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए। सीएम ने ये निर्देश सभी विधायकों को दिए हैं, लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस विकास के मामले में भेदभाव के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार विकास के मामले में भेदभाव कर रही है। बीजेपी विधायकों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष के विधायकों को मूलभूत कामों के लिए भी फंड नहीं मिल पा रहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने सीएम से मुलाकात कर ये फरियाद की। मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विकास को लेकर राजनीतिक भेदभाव हो रहा है, जो सही नहीं है। विधायकों के विकास कार्य थे, उन विकास कार्यों को लेके भी बात कही कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि चूंकि वहाँ पर कांग्रेस ना बीजेपी देखते हुए, चूंकि कांग्रेस जनप्रतिनिधि विधायक होते हैं और आप भी जनप्रतिनिधि एक पूरे प्रदेश के मुखिया है, तो आप निष्पक्ष होकर सबके विकास कार्य को प्राथमिकता दें। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की राशि को लेकर भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायकों से कहा गया है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। फंड की कोई कमी नहीं होगी। सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएं। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में विकास के इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में विधायक निधि में 5 गुना के लगभग बढ़ोतरी की है। अब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। उन्होंने सभी विधायकों को इसकी कार्य योजना बनाने को भी कहा है। विकास के उनके इस विजन पर पता नहीं विपक्ष को क्यों कंफ्यूजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हमेशा खुद को दूसरे दलों से अलग बताने वाली बीजेपी फिलहाल 3 राज्यों के चुनावों में जोर आजमाइश कर रही है। भाजपा वर्सेस ऑल की लड़ाई में चुनावी जंग में भाजपा के सेनापति के तौर पर उतरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर बीजेपी का स्लोगन पार्टी विद डिफरेंस को दोहराया है और झारखंड के दुमका में पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। गैर भाजपा सरकार मतलब भ्रष्टाचार और परिवारवाद, तो वही विपक्ष ने बीजेपी पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हालांकि परिवारवाद से कोई पार्टी अछूती नहीं है। झारखंड में पार्टी विद डिफरेंस का नारा कितना चलेगा? क्या भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेर पाएगी भाजपा? देखते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। देश के 3 राज्यों में चुनावी संग्राम चल रहा है। झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का घमासान मचा हुआ है। इस चुनाव में लोकसभा की ही तरह भाजपा वर्सेस ऑल की लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में भी अपने को दूसरी पार्टियों से अलग बताकर वोट मांग रही है। भाजपा की तरफ से जो प्रमुख चेहरे चुनावी जंग में सेनापति के तौर पर उतरे हैं, उनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी एक है। वो लगातार पार्टी के समर्थन में प्रचार करते हुए कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के दूसरे दलों पर सीधा हमला बोल रहे हैं।
इसी कड़ी में झारखंड में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी विद डिफरेंस बताया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भाजपा ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार से दूर है। आम कार्यकर्ता का पार्टी में सम्मान है। मुख्यमंत्री ने झारखंड की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ पार्टियां एक परिवार तक सीमित रह गई हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसका प्रमाण खुद वो है जिन्हें एक गरीब परिवार का बेटा होने के बाद भी भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। ये कांग्रेस और उनकी समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी आज सबसे बेईमान भ्रष्ट पार्टी के रूप में ये गठबंधन ध्यान में आ रहा है। एक तरफ उज्जवल धवल चरित्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और एक तरफ ये बेईमानों की सरकार, जिनके यहाँ लगातार अपनी पार्टी वाले के साथ भी अन्याय करते हैं और पार्टी के सामने वालों के साथ में करते हैं। ये तो एक बेईमानों की टोली इकट्ठी हो गई। जो भी है सब जमानत पे, या तो जेल में या जमानत पे। अरे मुझ जैसे भी गरीब परिवार को अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका किसी ने दिया तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये हमारी सरकार जो कहती नहीं है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार का पर्याय भाजपा बन चुकी है और परिवारवाद भी भाजपा में बाकी पार्टियों से ज्यादा है और आम जनता भी इस असलियत को जान चुकी है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत आपने सुनी होगी। मध्य प्रदेश में जितने भी काम हो रहे हैं, कोई भी विभाग में बगैर भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 2 महीने के अंदर ही इतने अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। जब भ्रष्टाचार इस तरह से चल रहा है तो मैं नहीं समझता कि उन्हें वहाँ पर इस तरह से भाषण देना चाहिए। लेकिन परिवारवाद तो उनको अपने पार्टी में देखना चाहिए। क्या राजनाथ सिंह जी के लड़के नहीं आए, क्या अमित शाह के लड़के नहीं आए, क्या और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनके 2-2, 3-3 पीढ़ियां राजनीति में हैं। हिंदुत्व राष्ट्रवाद के साथ पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी का वो मुद्दा रहा है जिसका उल्लेख वो अपने को दूसरी पार्टियों से अलग बताती रही है। झारखंड, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे आगे कर अपने को दूसरे दलों से अलग बताने की कोशिश की है। देखना यह है कि भाजपा का ये दाव कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। एक और कांग्रेस ने न्याय यात्रा के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो और पोस्टर जारी कर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी के इन पोस्टरों ने छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा एक बार फिर हाई कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर जारी। ताजा पोस्टर वॉर बीजेपी की तरफ से हुआ है। पहले एक पोस्टर जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भस्मासुर कहा था, तो अब दूसरे पोस्टर में कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों को लापता करार कर दिया। बीजेपी ने इन्हें ढूंढने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। इसके साथ ही भाजपा ये कहकर भी तंत्र कस रही है कि जब स्थानीय नेताओं की जगह बाहरी नेता राज्यसभा भेजे जाएंगे तो यही होगा। अब छत्तीसगढ़ में 3 राज्यसभा सदस्य कांग्रेस पार्टी के, तीनों बाहर के। लोकलवाद की बात करने वाले, क्षेत्रीयवाद की बात करने वाले, छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले, उस पर तो कोई कमेंट्स नहीं आया। क्या इनकी दिल्ली में कोई पुष्पूरक नहीं है? ना कोई इनको दिल्ली में घास डालता है। ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली की कांग्रेस पार्टी की ATM सरकार थी, और जब भस्म हो गई ये सरकार पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की, लोकसभा में जनता ने अभिमत क्लियर कर दिया, तो अब कहीं कुछ बचा ही नहीं अब इसके बारे में बोलने का। 3 राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस पार्टी के और बहुत बड़ी बातें करते थे हमारे पुराने कांग्रेस सरकार के समय में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि वो बहुत ही ज़्यादा छत्तीसगढ़िया और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सब चीज़ों का सम्मान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि जब सांसद बनाने की बारी आई तो यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं मिली। भाजपा के इस पोस्टर अटैक को कांग्रेस जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास विपक्ष और जनता के सवालों का जवाब नहीं है। शायद सरकार ने 9 महीने में जनता के लिए क्या काम किया इसका जवाब नहीं है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। हमारे सभी साथी सांसद, बात हुआ हम लोग से, और सभी लोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं।
लेकिन फिर भी हमारे प्रभारी सचिन पायलट और तीनों प्रभारी सचिव उपस्थित रहे पूरे कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। कभी तो कहते ये फलाना नहीं आया, कभी तो ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया। आप अपनी बात रखिए ना। आपकी 9 महीने की सरकार ने आप जनता के लिए क्या किए, आज जनता के पास अपने बात रखिए आप। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने इसी तरह कई पोस्टर जारी किए थे। तब कांग्रेस ने भी इसके जवाब में पोस्टर और कार्टून निकाले थे। अब कांग्रेस अपने आंदोलन, प्रदर्शनों और न्याय यात्रा से सरकार पर आक्रामक है, तो भाजपा ने फिर पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा ले लिया है। अब देखना यह है कि इसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। कैमरामैन रूपेश यादव के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। न्याय के रास्ते पर चलने वाले महात्मा गांधी की जयंती के दिन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का समापन हुआ। न्याय यात्रा ने 125 किलोमीटर का सफर तय किया। गिरौदपुरी से रायपुर में कांग्रेस के जिला कार्यालय गांधी मैदान में विशाल सभा के साथ यात्रा को विराम दिया गया। न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने आपराधिक घटनाओं का मसला उठाया ही, मगर चुनाव में अंतर कलह के लगे लांछन को भी गलत साबित किया। किस भव्यता के साथ हुआ न्याय यात्रा का समापन और क्यों रही राजनीति, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में न्याय यात्रा ने 125 किलोमीटर का सफर तय किया। समापन में राजधानी रायपुर में जनसभा हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि यात्रा का समापन नहीं, विराम है। यही नहीं, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विकास और सुशासन पर मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर पूरे मंत्री, पूरे तमाम नेतागण लगातार कांग्रेस के न्याय यात्रा के ऊपर हमला करता रहा, आरोप लगाता रहा कि कांग्रेस क्षमा याचना कर रही है, कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार को, क्या हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना हुई? क्या हमारी सरकार में 200 आदिवासियों का घर जला? अरे इस सरकार में तो बस्तर का बेटा रायपुर के राजधानी में सुरक्षित नहीं है। निर्दोष आदिवासियों के एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर किसकी सरकार में हुई? और निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजने का काम और सरेंडर करने का काम किसके सरकार में हुई? अगर हिम्मत है, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठ जाए, एक तरफ दीपक बैज बैठने को तैयार है। दीपक बैज के चैलेंज देने के बाद सियासत का पारा हाई हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस सरकार की नाकामियां याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस को न्याय नहीं, क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के विकास को रोका, जनता के साथ विश्वासघात किया, इसीलिए जनता ने उन्हें 2023 के विधानसभा में बाहर कर दिया। अब उनको तो क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, कहे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। लोगों को न्याय दिलाने के लिए निकाली गई कांग्रेस की न्याय यात्रा का असर धरातल पर कितना होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस यात्रा ने एक बार फिर सियासत में गर्माहट तो ला ही दी है। देखना यह है कि असर कितने दिन रहता है। रायपुर से स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस कार्यकाल की कई योजनाओं को बंद कर दिया गया या उन्हें नया नाम दे दिया गया। इसी कड़ी में साय सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस सरकार की 2 योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने राजीव गांधी के नाम से संचालित 2 योजनाओं का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया, और इसके साथ ही एक बार फिर नामकरण पर सियासत शुरू हो गई। साय सरकार ने फिर बदले 2 योजनाओं के नाम। राजीव गांधी के नाम संचालित योजनाओं का नामकरण दीनदयाल उपाध्याय के नाम। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना। छत्तीसगढ़ में 10 महीने पहले सरकार बदली तो सरकारी योजनाओं के नाम भी बदलने लगी। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। योजनाएं बदली ही नहीं, कई तो बंद भी हो गई। नाम बदलो।
मितान योजना का नाम मोर संगपारी सेवा किया गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना किया गया। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना किया गया। राजीव गांधी न्याय योजना को बंद कर दिया गया। गोधन न्याय योजना पर भी साय सरकार ने लटकाया ताला। गोधन न्याय योजना की जगह गो अभयारण्य बनाने जा रही सरकार। राजीव युवा मितान क्लब और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स को भी कर दिया गया बंद। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स की जगह बस्तर ओलंपिक्स और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। योजनाओं के नाम बदलने पर सियासत भी तेज हो चली है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास अपनी कोई योजना नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस सरकार में बनी योजनाओं पर अपना ठप्पा लगाकर काम चला रही है। वहीं भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि दूसरे के कामों पर अपना ठप्पा लगाने का चरित्र कांग्रेस का रहा है। सरकार की योजनाएं हैं, ना पेंशन मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं, ना गांव में कुछ भी काम नहीं हो। सरकार के पास पैसा भी नहीं है, धरातल में जमीन स्तर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ इस 9 महीने में पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलने का काम, योजनाओं को बंद करने का काम और कुछ जांच कमेटी बैठाकर उनको डराने का काम, ये 3 काम के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। पूर्व में ये योजनाएं उन्हीं नामों से चल रहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। फिर से उन योजनाओं का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर किया गया। ये काम तो कांग्रेस ने किया और हम तो उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सब सामान्य बातें हैं, क्योंकि जब विचारों में टकराव होता है और सरकारें बदलती हैं तो अपने हिसाब से योजनाओं का नाम रखते हैं। नाम परिवर्तन पर सियासत नई बात नहीं है। 2018 में सत्ता बदलने के बाद आने के बाद भूपेश सरकार ने रमन सरकार की 9 योजनाओं का नाम बदल दिया था। अब साय सरकार भी उसी राह पर चल रही है। योजनाओं के नाम परिवर्तन पर जो रुख आज कांग्रेस का है, तब भाजपा का था। अब देखना यह है कि नाम की सियासत और कितना आगे बढ़ती है। रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।